मसाला, मजा आ गया, असली मसाले सच सच, MDH। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और घर की दावत में रंग जमा डाला जब डाला MDH का शाही पनीर मसाला। महाराष्ट्र में देवेंद्र सरकार की दिवाली, कहा बहुमत के लिए जनता का शुक्रिया, दिवाली के बाद हो सकता है शपथ ग्रहण। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना में जीत के बाद खींचतान, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को याद दिलाई 50-50 की शर्त। हरियाणा में बीजेपी को लगा झटका, रुझानों में 40 सीटों पर सिमटी, बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे खट्टर। हरियाणा में किंग मेकर की भूमिका में आई जेजेपी, सूत्रों के हवाले से खबर, बीजेपी को दे सकती है समर्थन, कल बुलाई विधायक दल की बैठक। हरियाणा में हुड्डा ने किया कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा, कार्यकर्ताओं में उत्साह, हुड्डा ने की सोनिया गांधी से बात। रामपुर विधानसभा उपचुनाव में आजम खान का फिर दिखा दम, पत्नी तंजीम फातिमा को दिलाई एक तरफा जीत। स्पॉन्सर इमामी हेल्दी एंड टेस्टी रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, अब दिल माना है। ब्रेक के बाद भी हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर, और इस बीच महाराष्ट्र में जीत पर अमित शाह का ट्वीट आ गया है। बीजेपी शिवसेना में विश्वास के लिए जनता का धन्यवाद, मोदी के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति की ओर आगे बढ़ेगा। अमित शाह ने फडणवीस और कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, नतीजों पर अमित शाह का ट्वीट। बीजेपी शिवसेना में महाराष्ट्र की जनता ने विश्वास जताया है। एक बार फिर से इसके लिए महाराष्ट्र की जनता का शुक्रिया, धन्यवाद। उन्होंने धन्यवाद किया है। महाराष्ट्र में जीत पर अमित शाह का यह ट्वीट अब से थोड़ी देर पहले। बीजेपी शिवसेना में विश्वास के लिए शुक्रिया है, मोदी के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति की ओर बढ़ रहा है और आगे भी प्रगति के रास्ते पर चलेगा। नागपुर से समरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नागपुर काफी अहम सीट, समरेंद्र क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, अभी थोड़ी देर बाद जो है देवेंद्र फडणवीस यहां पर आने वाले हैं, जहां पर ये उनके विधानसभा क्षेत्र की वोटों की गिनती हुई है और यहां पर जो नजारा वो एकदम खुशनुमा हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले यहां पर जबरदस्त जश्न का माहौल था, अब उनके स्वागत की यहां पर तैयारी चल रही है। ढोल नगाड़े यहां पर तैयार है, कार्यकर्ताओं की भीड़ पहले से ही है यहां पर और उनके स्वागत के लिए तैयारी यहां पर चल रही है। थोड़ी देर पहले ही यहां पर मिठाई बांटी गई और जो 49,000 के आसपास। समरेंद्र, आपके पीछे लोग भी दिखाई दे रहे हैं, आपसे थोड़ी देर पहले वहां पर जश्न भी मनाया गया, थोड़ी तस्वीरें दिखाइए और अगर कार्यकर्ता है तो उनसे बातचीत करिए, कैसा उत्साह लोगों के बीच में? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर पूरी तैयारी ढोल धमाके की पहले से ही हो गई है। आप लोगों ने क्या, अभी देवेंद्र फडणवीस की जीत हुई है, क्या तैयारी की है उनके स्वागत को लेकर? अभी एयरपोर्ट से यहाँ पर आने वाले हैं और ज्यादातर कार्यकर्ता एयरपोर्ट पे उनको लेने के लिए जाएंगे और वो जैसे ही आते हैं वैसे पूरी धूम मचेगी, मिठाइयाँ बांटी जाएगी और जल्लोष किया जाएगा। जी, हालांकि अभी एक जुलूस भी इस एयरपोर्ट से निकलने की तैयारी थी, क्या वो जुलूस की शक्ल में यहाँ पर आने वाले हैं या यहाँ पर आप लोग एक उनके साथ खुशी मनाएंगे? नहीं, वो एयरपोर्ट से उनके साथ में आने वाले दीक्षा भूमि में, लेकिन जुलूस के साथ में आएंगे। उनके पीछे पीछे हम सब कार्यकर्ता यहाँ आके हम पूरा मतलब जुलूस करेंगे। तो सुना आपने किस तरह से अभी एयरपोर्ट उनके अगवानी के लिए यहाँ से कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में वो रवाना हुए हैं और यहाँ पर भी कुछ इकट्ठा है। जैसे ही वो आते हैं यहाँ पर कुछ दूर में ही जहाँ पर उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा जीत का, वो प्रमाण पत्र लेने के बाद जो है वो कार्यकर्ताओं के बीच में आएंगे और यहाँ पर उनके जश्न में शामिल होंगे। जी ठीक है, चलिए समरेंद्र, हम आपके पास लौट कर आते हैं, नजर बना करके अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। महाराष्ट्र में बेहतर प्रदर्शन के बाद शिवसेना ने आदित्य ठाकरे को सीएम बनाने की मांग शुरू कर दी है, जो पहले से भी उसका राग था। बीजेपी किसी भी कीमत पर शिवसेना की इस मांग को मानने को तैयार नहीं दिख रही। शिवसेना अगर अपनी मांग पर अड़ जाती है तो राज्य में राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है। महाराष्ट्र में अगला सीएम कौन? बीजेपी शिवसेना में खींचतान। 50-50 फॉर्मूले पर बीजेपी शिवसेना में खटपट। क्या महाराष्ट्र में बनेगा 2.5 साल के सीएम का फॉर्मूला?
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रुझानों में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने बाजी तो मार ली है, लेकिन महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा, इस पर अब पेंच फंस सकता है, क्योंकि शिवसेना के तमाम नेता आदित्य ठाकरे में महाराष्ट्र का नया सीएम तलाश रहे हैं। नंबर इतने बुरे भी नहीं है, नंबर इतने बुरे भी नहीं है। But it's not like what you expected. ठीक है, ऐसा होता है कभी कभी, ऐसा होता How है। about alliance, sir? Will you continue with alliance? Yes, definitely we are continuing with alliance. सीएम के लिए मांग करेगी। हाँ, जरूर 50-50 का फॉर्मूला तय हुआ है, हो जाएगा। Sir, will आदित्य ठाकरे will be अभी उद्धव जी से बात होगी। हाँ, सर जिस तरह से रुझान आ रहे इसके ऊपर क्या कहना सर? 2014 विधानसभा के मुकाबले इस बार बीजेपी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा, जबकि शिवसेना की स्थिति मजबूत हुई है, और यही वजह है कि सियासी हलकों में सीएम पर मचने वाले घमासान की चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस को सीएम देखना चाहती है, लेकिन शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे को सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी आदित्य ठाकरे को डिप्टी सीएम पद ऑफर कर सकती है, लेकिन ऐसा होता है तो शिवसेना 2.5 साल के लिए सीएम कुर्सी की शर्त रख सकती है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, इसीलिए बीजेपी चाहती है कि कैबिनेट में ज्यादा मंत्री हों, लेकिन यहां भी शिवसेना ने कैबिनेट में आधी सीटें मांगकर बीजेपी का सिरदर्द बढ़ा दिया है। बीजेपी ने सीट बंटवारे में दबाव के तहत शिवसेना से ज्यादा सीटें अपनी झोली में ले ली थी, लेकिन नतीजे कुछ ऐसे हैं कि अब शिवसेना प्रेशर पॉलिटिक्स में बीज साबित हो सकती है। देखना यह है कि बीजेपी के संकटमोचक गठबंधन धर्म निभाते हुए कौन से फॉर्मूले पर सरकार बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो महाराष्ट्र में सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या होगा, इस बात का इंतजार है। इधर शिवसेना की ओर से कह दिया गया है साफ तौर पर दो टूक शब्दों में कि दिवाली के बाद इस पर बातचीत होगी, और दिवाली के बाद ही यह भी खबर आई है कि दिवाली के बाद ही सरकार का शपथ ग्रहण होगा। जाहिर तौर पर अभिषेक हमारे सहयोगी शिवसेना भवन से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक, शिवसेना ने कह दिया है दिवाली बाद बातचीत होगी, दिवाली बाद शपथ ग्रहण भी होगा, इस बीच क्या होगा, मुलाकात कोई होगी या नहीं होगी, या सीधे दिवाली बाद सब कुछ? और देखिए, बिल्कुल उद्धव ठाकरे ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, उन्होंने दो टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के वक्त जब जैसे अमित शाह मुंबई आए थे, उन्होंने जो तमाम बातों पर लेकर उनकी आपस में सहमति बनी थी शिवसेना बीजेपी के बीच, जिन बातों को लेकर गठबंधन हुआ था, उस गठबंधन की शर्त को अब समय आ गया है बीजेपी पूरा करे। और दो टूक शब्दों में शिवसेना अध्यक्ष जो है उद्धव ठाकरे ने यह भी कह दिया कि हमेशा हम ही पीछे हटने वाले नहीं है, हमेशा हम एडजस्टमेंट करके नहीं लेने वाले हैं, अब समय आ गया है कि हम भी अपना हक मांगे। यानी साफ शब्दों में देखिए, उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि जो 50-50 का फार्मूला यानी 2.5 साल मुख्यमंत्री शिवसेना का, 2.5 साल मुख्यमंत्री बीजेपी का, वह तय हो। साथ ही मंत्रालय जो बांटा जाए वो भी 50-50 बांटे जाए, आधे मंत्रालय बीजेपी के पास हो, आधे मंत्रालय शिवसेना के पास हो। इस तमाम शर्तों के साथ अब उद्धव अपनी शर्तों पर अड़ चुके हैं। उनका साफ कहना है मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, सत्ता का लालची मैं नहीं हूं, जब भी इस पर मामले पर चर्चा करनी होगी, बीजेपी के अध्यक्ष जो अमित शाह हैं वह खुद मुंबई आए, नहीं अभिषेक, अगर सत्ता के लालची या फिर सत्ता नहीं चाहिए तो वैसे तो राजनीति में कोई ढोल पीटने तो आता नहीं है। सत्ता नहीं चाहिए तो आखिरकार क्यों 50-50 फॉर्मूले पर बातचीत? जाहिर सी बात है, ये सब कुछ सत्ता का ही खेल तो है। बिल्कुल नहीं, उनका बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन उनका मकसद कहने का देखिए उद्धव ठाकरे का यही है कि उन्हें पता है कि बिना शिवसेना के सपोर्ट के बीजेपी अपने दम पर अकेले सरकार नहीं बना सकती है। और यही वजह है कि शिवसेना के पास अब समय आ गया है अपना पावर दिखाने का, बार्गेनिंग करने का। और यही वजह है कि वह कहते हैं कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई लालच नहीं है कि जल्द से जल्द हम सत्ता में आए। और यही वजह है कि जो युति के दौरान, जो गठबंधन के दौरान जो कुछ भी फैसला हुआ था, उस फैसले पर अब बीजेपी अमल करे, यह वक्त आ गया है। और दूसरी बात उन्होंने यह भी महत्वपूर्ण कही है, जो ऑफ द रिकॉर्ड हमसे अभी उद्धव ठाकरे से बातचीत, उनका साफ कहना है कि देखिए जो विश्वास लगातार बीजेपी खोती चली जा रही है, वह एक बड़ी वजह आपने देखा होगा 2014 में जब शिवसेना सपोर्ट नहीं किया था, उस वक्त एनसीपी के सपोर्ट से बीजेपी ने अपना सरकार बना लिया था। और इस बार भी यह बड़ा जो कहते हैं कारनामा हो सकता है कि अगर शिवसेना सपोर्ट नहीं करती है, अपनी मांगों पर अड़ी रहती है, तो बीजेपी को एनसीपी सपोर्ट कर सकती है और सरकार फिर से एक बार बन सकती है और सरकार बहुमत भी हासिल कर सकती है। बाद में भले कुछ क्या समीकरण बदलते हैं, उसके बाद शिवसेना सरकार में शामिल हो सकती है। तो ये बड़ी बात अभिषेक, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से पिछली बार एनसीपी ने समर्थन देने की बात कह दी थी, वैसी तस्वीर एक बार और साफ हो सकती है। वैसे शिवसेना की राजनीतिक लड़ाई का उसका अपना इतिहास बुरा रहा है। गोपीनाथ मुंडे के समय क्या कुछ हुआ था, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद को लेकर जो खिंचातान हुई थी, उसके बाद शिवसेना बाहर हुई थी तो 15 साल बाद ही फिर उसकी सत्ता में वापसी हुई थी। अभिषेक, मैं आपके पास आता हूं, थोड़ा स्टूडियो में जो मेहमान है मैं उनका रुख कर लूं।
राज, आप बताइए, ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस वक्त महाराष्ट्र में, शिवसेना को यह एहसास हो चला है उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो गई है, इसलिए शायद ऐसे तेवर है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा हुआ है, लेकिन इसमें दो तीन बातें समझनी पड़ेगी। थोड़ा पिछला इतिहास भी देख लेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आता है। उद्धव ठाकरे इस चुनाव से नहीं, पहले भी लगभग पिछले चुनाव से अगर चले जाएं तो दोनों को अलग अलग चुनाव लड़ना पड़ा। बाद में जब स्थिति आई तो उद्धव ठाकरे ने फिर से बीजेपी का दामन थामा। तो हुआ यह कि उद्धव ठाकरे कोशिश तो करते हैं अपनी बात के लिए प्रेशर डालने की, और ये शिवसेना का अपना स्टाइल है, या जैसा भी कहें, अवसरवाद कहें या जो भी कहें, अल्टीमेटली उन्हें बीजेपी के साथ आना ही है। इस बार क्या है, दोनों ही पार्टियों की मजबूरी है कि दोनों ही एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। बात सिर्फ फार्मूले की है, और फार्मूले के बाद जो बार्गेनिंग होनी है वो क्या होनी है। जैसा कि आपके संवाददाता आशीष ठीक कह रहे थे कि बार्गेनिंग में ऐसा जरूरी नहीं है कि महाराष्ट्र में ही कोई चीज उनको दी जाए, उसमें ऐसा भी संभव है कि वो बार्गेनिंग का कहीं केंद्र तक भी कुछ असर आए, केंद्र में भी कुछ उनको करना पड़े, तो ये बार्गेनिंग है। लेकिन लगभग जो फॉर्मूला 50-50 का है वो तय है। अब उस 50-50 में वेट कहां पर स्टेट में आएगा या सेंटर में आएगा वो अलग बात है। फिर कुछ ये भी चर्चा हो सकती है कि 2.5 साल का फॉर्मूला, अब देखें इस पर अमित शाह क्या रुख लेते हैं। वैसे चूंकि 100 से ज्यादा सीटें अभी तक मिलती दिख रही हैं, तो लगता तो यही है कि सीएम की सीट बीजेपी अपने पास रखना ही चाहेगी। बाकी उनको क्या ऑफर करते हैं ये खेल के नियम सिर्फ। चलिए, अबू आजमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबू आजमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। आपने कहा था कि जनता पागल हो गई है जो बीजेपी शिवसेना को वोट दे रही है एग्जिट पोल्स के बाद। देखिए, जनता ने तो वोट दे दिया बीजेपी शिवसेना गठबंधन को। नहीं, मैं तो मान रहा हूं, बिल्कुल दे रही जनता। मगर मैं जब एक तरफ वोट आ रहा है और उनकी सत्ता भी आ रही है, दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं देश कंगाल होता जा रहा है। आप देखा आपने जिस सरकार, जिस प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक एक लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपया डाल देंगे, आज अपने खाते से 15,000 रुपया लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। आपने देखा पीवीएन बैंक में 3-3, 4-4 लोगों ने आज आत्महत्या कर लिया। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई। आज बैंकों का घोटाला हो रहा है। बैंक की लाइफ में कभी इतना बड़ा नुकसान बैंक को नहीं हुआ। तो क्या महंगाई बढ़ती जा रही, तो क्या अच्छाई है, मुझे एक मालूम तो पड़े, क्यों तो वोट दे रहे हैं लोग। सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाकर धर्म के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। लेकिन अबू आजमी, आपकी सारी बातें ठीक है, क्या ये बात जो आप कह रहे हैं ये बात जनता को नहीं समझ में आ रही है? क्या ये बात जो आप कह रहे हैं ये बात जनता को नहीं समझ में आ रही? ये मुद्दे जनता को नहीं समझ में आ रहे या समझ में आ रहे हैं, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी शिवसेना को सरकार दे दिया बनाने के लिए? मैं थोड़ा सा इसमें आपको भी दोषी ठहराऊंगा भाई साहब, बुरा मत मानिएगा। नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगा? सवाल बीजेपी से आपको करना चाहिए, वो आप लोग नहीं करते हैं ना। आप लोग ऐसी चीजें दिखाते हैं आप लोग जिससे जनता बेचारी भ्रमित हो जाती है। अरे आप पूछिए ना कि देश में आज भी लोग खुले में टॉयलेट जा रहे हैं, आज भी लोगों को 2 रोटी खाने को नहीं है, सबसे कम हो गई। अबू जी, अबू आजमी, डेवलपिंग कंट्री के लाइन से हिंदुस्तान का नाम निकल गया। अबू जी, आपकी सारी बातें ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन हम पर आरोप लगाने की बजाय अगर विपक्ष एकजुट होकर लड़ लिया होता, एकजुट होकर महाराष्ट्र में कोई बड़ा आंदोलन खड़ा किया होता तमाम मुद्दों को लेकर, तो आपको नहीं लगता है कि स्वीकार्यता बढ़ी होती? मेरा सवाल इससे आगे, आप सड़कों पे कितने दिन उतरे मुद्दों को लेकर? हाँ, आपने कहा धरना दिया, कहा भूख हड़ताल करी आपने। ये बात 100% की मानता हूं मैं। आपने बिल्कुल सही बात मीडिया को हर बार मीडिया को दोषी ठहराते हैं। बहुत अच्छी बात कहा आपने। देखिए, हम तो अच्छी बात ही कहते हैं, वो आदमी मीडिया पे दोषी वो अलग बात है। आपको कुछ बातें अच्छी लगती है, कुछ बातें बुरी लगती है। एयर कंडीशन से भाई साहब सुनिए तो सही यार। अरे भाई मैंने मीडिया को दोषी ठहराते, मीडिया की वजह से हो गया। अरे भाई साहब, मेरे से ज्यादा सड़क पे कौन चलता है? अरे आप कैसी मेरे से ज्यादा सड़क पर कौन चलता? भाई साहब सुनिए ना, मैं कह रहा हूँ कि आपकी बात बिल्कुल सही बात है। कहाँ पे आज अजय सुनिए, आप बताएं तो सही। ठीक है, सुन भी लेते हैं मंडोला जी, 1 मिनट सुन भी लेते हैं उनकी बात। जी अब आदमी बहुत सुनिए बात तो सुनिए ना। आज जो है बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि आज सारी सेकुलर पार्टियां इकट्ठा नहीं है। इसमें सबसे बड़ा कोई दोषी है तो कांग्रेस पार्टी है। मैं इस बात को भी आपके साथ, और ये सीधी तस्वीर है। अबू आजमी, मैं आपके पास आता हूं। अबू आजमी, आपके पास आता हूं। बड़ी तस्वीर, आदित्य ठाकरे अपनी मां से मिल रहे हैं। ये बड़ी तस्वीर, पहली बार ठाकरे परिवार से चुनावी मैदान में उतरे आदित्य ठाकरे। वर्ली से चुनावी मैदान में जीत हासिल की है। विरासत की सियासत चलती रही है, लेकिन पहली बार जब ठाकरे परिवार से वो चुनावी मैदान में उतरे तो मां से उन्होंने मुलाकात की है, आशीर्वाद दिया, गले लगाया मां को। जाहिर सी बात है, एक बड़ी जीत और एक नई राजनीति की ओर शिवसेना बढ़ रही है। और ये तेवर जीत के बाद आदित्य ठाकरे ने इंडिया न्यूज से खासतौर पर बातचीत भी की थी, और आदित्य ठाकरे ने साफ तौर पर कह दिया था कि अब शिवसेना मजबूती से राज्य में आगे बढ़ेगी। ये तस्वीरें देखिए, मां को गले लगाते हुए मां ने
अब मां से पहले वो गले मिले थे, उसके बाद जो उनके परिवार के लोग थे सबसे उन्होंने मुलाकात की है। कुछ उनके समर्थक भी वहां पर मौजूद थे, उन सबसे उन्होंने मुलाकात की है। मां ने जी भरकर आशीर्वाद भी दिया आदित्य ठाकरे को। जाहिर सी बात है एक बड़ी जीत हासिल की आदित्य ठाकरे ने चुनावी मैदान में। ये तस्वीरें वर्ली से जीत हासिल कर चुके हैं आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे। वो अब दावा कर रहे हैं कि अब राज्य में शिवसेना एक नई राजनीति का इतिहास लिखेगी। शिवसेना मजबूती से अपने कदम आगे बढ़ाएगी और इसका ऐलान इशारों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने कर दिया। ये तस्वीरें आपको सीधी हम दिखा रहे हैं। आदित्य ठाकरे की तस्वीर जीत के बाद घर पहुंचे, परिवार के लोगों से मुलाकात उन्होंने की है। जो लोग उनके समर्थक थे उनसे भी मुलाकात की है। मां वहां पर थी, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। यह तस्वीर इस वक्त सीधी आदित्य ठाकरे की, मुस्कुराकर सबके साथ मिलते हुए, जो लोग समर्थक वहां पर मौजूद थे उनके साथ सेल्फी लेते हुए आदित्य ठाकरे। और इंतजार है कि क्या यहां पर कुछ कहते हैं आदित्य, क्योंकि लगातार मीडिया के कैमरे वहां पर मौजूद हैं। युवासेना प्रमुख आणि नवनिर्वाचित आमदार आदित्य ठाकरे आपल्या सोबत आहेत। युवासेना प्रमुख ते आमदार कसा प्रवास होता, एक आनंदाचा होता आणि याच्या पुढे आता कामं करी। अगर सीएम कॉमन मैन है तो बिल्कुल, लेकिन पहली चीज यानी उद्धव जी ने जो बात कही है, अभी कोई जो बातें कही है मुझे लगता है उसी पे हम आगे जाएंगे। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी बातें हुई है वही तो शिवसेना का मार्ग होगा। तो आदित्य ठाकरे को आप सुन रहे थे। आदित्य ठाकरे के घर में जस्ट जाहिर सी बात है ठाकरे परिवार से पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे, जीत उन्होंने हासिल की। घर पहुंचे, मां को गले लगाया, आशीर्वाद भी लिया है मां से आदित्य ठाकरे ने। और एक बार फिर से घर पर भी उन्होंने ये बात कही, जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने कही है, यानी उनके पिता ने कही है, उसी हिसाब से शिवसेना आगे बढ़ेगी। यानी शिवसेना अब सख्ती से, उसे मालूम है कि उसकी बार्गेनिंग पावर फिलहाल स्टेट में मजबूत हो चली है, इसलिए वो बार्गेनिंग के मूड में है और वो बार्गेनिंग के रास्ते पर आगे बढ़ेगी। यानी क्या ज्यादा से ज्यादा हासिल किया जा सकता है, इस फिराक में शिवसेना फिलहाल है। आदित्य ठाकरे वर्ली से उन्होंने चुनाव जीता, घर पहुंचे, उनके परिवार में जश्न का माहौल है। मां से उन्होंने मुलाकात की, गले लगाया, आशीर्वाद उन्होंने लिया है। अबू आजमी हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। चलिए अबू आजमी, जो बात आप कह रहे थे, जो दावा कर रहे थे, मेरा सवाल अभी क्योंकि जवाब मिला नहीं, क्या विपक्ष ने एक साथ एकजुट होकर, संगठित होकर विरोध प्रदर्शन किया क्या महाराष्ट्र में जनता के मुद्दों को लेकर? नहीं किया, नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस की उदासीनता, कांग्रेस का अहंकार, रस्सी जल गई, बल नहीं गया, ये सारी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। कांग्रेस ने देश में अगर एक बड़ी पार्टी होने का जो उसको अपना रोल निभाना था, वो कांग्रेस ने नहीं निभाया। और अगर आज बीजेपी सत्ता में आ रही बार बार, तो बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस ने बिल्कुल से अपना रोल नहीं अदा किया। मैंने पूरी कोशिश किया था, सिर्फ महाराष्ट्र में 3 सीट पे अलायंस किया था। अब 1, 2, 3 तीसरी सीट पर भी कांग्रेस के लोगों ने ला करके एबी फार्म देकर खड़ा कर दिया। तो कांग्रेस दोषी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या करें? नहीं, आप तो जनता को दोष दे रहे हैं ना। सांप्रदायिक शक्तियों को दूर करना है तो हमें कोशिश करना चाहिए। नहीं, जनता को दोष दे रहा हूं। जनता में आप लोग थोड़ा सा जरा बीजेपी की जो नाकामियां दिखाई ना, थोड़ा सा आप लोग, तो जनता समझ भ्रमित कर देता। आप लोग दिखाते नहीं है, जो अच्छी चीज दिखाते हैं, जो मेन चीज दिखाते नहीं आप लोग। आज जो गरीबी बढ़ रही है, आज जो 45 सालों में बेरोजगारी हो गई है, आज जो बैंकों का घोटाला हो रहा है, जो लोग आज सुसाइड कर रहे हैं पैसों की वजह से, 15,000 रुपया बैंक से नहीं निकाल रहे हैं, ये सारी चीजें आप बार बार नहीं दिखाते हैं ना। ये दिखाइए। नहीं, हम दिखाते हैं तो आप देखते भी नहीं है। अब आप ये चाहेंगे कि 24 घंटे एक ही खबर चले, तो ये भी नहीं हो सकता है। देश में और भी खबरें हैं, उन खबरों को जब हम दिखाते हैं तब दिक्कत यह कि आप लोग आंखें मूंद लेते हैं। ठीक है? नहीं, अबू आदमी, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है आरोप लगा देना। ये लोग कहते हैं गांधी जी का देश है, नाथूराम गोडसे का देश है। सुन लीजिए, अब जब आपने छेड़ दिया है तो जवाब सुन लीजिए। ये देश गांधी जी का है अबू आदमी, तो जवाब सुन लीजिए। आपने छेड़ दिया है तो जवाब सुन लीजिए। हमने कितने दिन खबरें चलाई, हमने मुहिम के तौर पर जिस तरीके से बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर बैंक ऑफ मौत करके हमने कई सारे स्पेशल शो चलाए, तब तो आप एक बार भी नहीं कहने आए, तब आपने एक बार भी इसके समर्थन में बातें नहीं कही। आज जब जनादेश आपके खिलाफ जाता है तो आप मीडिया पर आरोप लगाने लगे हैं कि आप लोग हमारे हिसाब से खबरें नहीं दिखाते हैं। आपके मन की बात करें तो बहुत अच्छे हम हो गए, आपके मन की बात ना करें तो हम खराब हो गए। नहीं, हमारे साथ नहीं, मेरे मन की नहीं, देश के मन की। चलिए ठीक है, मैं आता हूं आपके पास।
ये सिर्फ बातें मैंने इसलिए कही क्योंकि आपको एहसास हो कि ये खबरें हमने चलाई हैं, प्रमुखता से चलाई हैं, और सिर्फ ये खबरें नहीं, जनता से जुड़े जो भी मुद्दे होते हैं, जो सरकार की बातें होती हैं, वो हम चलाते हैं। चलिए बीजेपी हेडक्वार्टर चलते हैं। ऐश्वर्य हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है। ऐश्वर्य, बताइए क्या हालचाल बीजेपी हेडक्वार्टर पर? जी बिल्कुल, बीजेपी मुख्यालय में अब से कुछ ही देर बीजेपी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच जाएंगे और कार्यकर्ताओं का आना यहाँ पे लगभग शुरू हो गया है। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूं, महाराष्ट्र व हरियाणा की जनता का अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर ये पूरी तैयारियां की गई हैं। एसपीजी पूरी तरीके से यहाँ पर आ चुकी है, कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठी होने शुरू हो गई है, लेकिन कार्यकर्ताओं में उस तरीके का जोश नहीं दिख रहा है जिस तरीके का हमने पिछले कुछ चुनावों में देखा था जब भारतीय जनता पार्टी जीत के आती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जिस तरीके से आशंका थी भारतीय जनता पार्टी को उतनी जीत नहीं मिली है। हम बात करेंगे हमारे साथ यहाँ पर, क्योंकि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी हैं और हर्षवर्धन सिंह भी हैं और तमाम वो नेता आए हैं यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यहाँ पर होंगे बीजेपी कार्यालय में। और खास तौर पे बात यह है कि जिस तरीके से आज रुझान आए हैं, धीरे धीरे यहाँ पे लोगों का बढ़ना शुरू हो गया था। कार्यकर्ता लगभग यहाँ पे आना शुरू हो गए थे और उसी के बाद से अब आशंका लगाई जा रही है कि कुछ ही देर में यहाँ पर अमित शाह पहले पहुंचेंगे और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचकर जनता का अभिनंदन करेंगे। बिल्कुल ऐश्वर्य, क्या जानकारी और कितनी देर में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे? और अमित शाह और आपके पीछे तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं मनोज तिवारी भी शायद दिखाई दे रहे हैं, हो सके तो उनसे भी बातचीत करिए संभव हो तो। बिल्कुल ऐश्वर्य, क्या जानकारी और कितनी देर में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे? और अमित शाह और आपके पीछे तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं मनोज तिवारी भी शायद दिखाई दे रहे हैं, हो सके तो उनसे भी बातचीत करिए संभव हो तो। और वो इतना दावा कर रहे थे, चुनाव हर सीट पे लड़ा रहे थे, जी बिल्कुल मैं बात करूंगा मनोज तिवारी से, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ ही देर में बताया जा रहा है लगभग 15 से 20 मिनट के बाद अमित शाह बीजेपी कार्यालय में यहाँ पे पहुंचेंगे और फिर उसके बाद 5 से 10 मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पहुंचेंगे। पहले यहाँ पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी पहुंचे, उनके साथ मुलाकात होगी, फिर उसके बाद जनता का यहाँ पे अभिनंदन किया जाएगा। बात करेंगे मनोज तिवारी के साथ, क्योंकि अभी वो व्यस्त हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ रहा। जब तक हम बात करते हैं कार्यकर्ताओं से, यहाँ पर किस तरीके का उत्साह है आपके बीच में, क्योंकि उतनी बड़ी जीत नहीं हो पाई जितनी बड़ी आप सोच रहे थे। ऐसा नहीं है, बीजेपी सरकार बनाएगी और हर आदमी में खुशी की लहर है कार्यकर्ताओं। किस तरीके से देखते हैं इन चुनावों के नतीजों को, क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली में भी अब चुनाव है, कड़ी टक्कर होने वाली है, लेकिन उस हिसाब से जितनी आशंकाएं थी उतनी बड़ी जीत नहीं मिल पाई भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी की जीत महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत से सरकार आई और हरियाणा में भी हमारी सरकार बनेगी और दिल्ली में भी बनेगी, क्योंकि कल के आप फैसला देखेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला दिया है दिल्ली के 40। हम बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी के साथ उनसे जानेंगे कि कितनी बड़ी जीत आप इसको मानते हैं, क्योंकि आशंकाएं बहुत थी, महाराष्ट्र में हरियाणा में एक तरफा जीत के दावे किए जा रहे थे, लेकिन उतनी बड़ी जीत नहीं हो पाई कहीं ना कहीं। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, महाराष्ट्र में प्रचंड जीत मिली है, हम लोगों को लगभग 165 के आसपास सीट मिली है, जहां की 144 की आवश्यकता थी 45 की। और हरियाणा में जरूर हमें मनवांछित नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आप सोचिए लगातार दूसरी बार एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी ये दोनों प्रदेश हमारे ट्रेडिशनल प्रदेश नहीं है। महाराष्ट्र में भी पहली बार सरकार बनी थी हमारी और हरियाणा में भी मेरी पहली बार सरकार बनी थी बीजेपी की संपूर्ण बहुमत की, और उसको हम रिपीट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इस जीत को छोटा नहीं देख सकते। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कार्यकर्ताओं में वो जोश नहीं देख पा रहा हूँ जो पहले जब बीजेपी कार्यालय में आते थे, जीत की उत्साह होती थी, फूल बाराओं की बरसात होती थी। नहीं, अब हम लोगों ने 75 पार का नारा ले लिया था, तो भाई चुनाव में तो हर कोई अपना बेस्ट करने का नारा देता है, लेकिन किसी कार्यकर्ता में
ऐश्वर्य, एक सवाल मेरी इसी ओर बात की है कि से, हम और अगर 75 क्यों संभव नहीं- हो और मनोज तिवारी के पास बाकी वक्त हो तो सरकार मैं हमारी चाहूंगा कि एक बार अगर आप महाराष्ट्र में ईपी उन्हें लगा देंगे तो शायद डायरेक्टली बात हो जाए तो और अच्छी बातचीत हो जाएगी। सवाल ये कि ये मानते हैं कि मोदी सरकार से लोग नाराज नहीं थे, लेकिन खट्टर सरकार से नाराजगी थी। बिल्कुल। एक सवाल स्टूडियो से आपके पास आ रहा है। जी जी जी, कहीं ना कहीं सवाल है कि लोगों के मन में खट्टर सरकार के पास नाराजगी थी, इस वजह से कहीं ना कहीं उतना प्रचंड बहुमत नहीं मिल पाया। खुद मान रहे हैं इस बात को, 75 पार की बात की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं सीट्स बहुत कम रह गई हरियाणा में। किस तरीके का और इस पर किस तरीके का असर पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में भी आने वाले समय में चुनाव है? देखिए, हरियाणा को हम विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए निकाल दिए हैं, आगे चलने के लिए। कुछ लोगों ने वहां फिर से वही पुराना जातिगत खेल खेलने की कोशिश की। फिर भी धन्यवाद हरियाणा, आपने 40 सीट दी बीजेपी को, और जो हमारे बागी भी जीते हैं। तो कुल मिला के मनोहर खट्टर की सरकार तो बन रही है, लेकिन हम आगे और भी ऐसा काम करेंगे कि हम अगली बार 75 पार करें। जेजेपी को अगर शामिल करने की बात हुई तो ये असली बात तो आप पूछ ही नहीं रहे हमसे कि आम आदमी पार्टी को कितना मिला। आम आदमी पार्टी, मेरी नजर तो आम आदमी पार्टी के वोट पे है। आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ी थी ना पूरा हरियाणा में, और हमारे अरविंद केजरीवाल जी वो भी हरियाणा से ही आते हैं। तो जहां से आते हैं वहीं उनको 0.43% वोट मिला है। ऐश्वर्य, आपने अच्छा जिक्र किया। ऐश्वर्य, मनोज तिवारी ने अच्छा जिक्र किया। एक और सवाल उनसे लगे, याद कर लीजिए। जो हो गया, जिससे ज्यादा है नोटा, उसका दिल्ली में अब कोई नहीं है कोटा। नहीं, लेकिन मैं आखिरी सवाल लेना चाहूंगा मनोज तिवारी जी। क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है दिल्ली के अंदर। कल केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है। कल जिस तरीके से कैबिनेट ने डिसीजन दिया कि सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को लीगलाइज कर दिया जाएगा। अब उसके बाद उन्होंने बोला ये सारा काम तो हमारा था, हमने पहले ही रोड मैप तैयार कर लिया था। उसके बाद दरख्वास्त लगाई, इतना समय लगा दिया केंद्र सरकार ने कि अब जाके उसको लीगलाइज करने की बात करी। तो अब देखो, इस अरविंद केजरीवाल के झूठ को दिल्ली जान चुकी है। खुद ही चिट्ठी लिख के दे रहा है आदमी कि हम 17 में बोलता है 19 में करेंगे, 19 में बोलता है हम 2021 में करेंगे। तो उनको पता नहीं है मोदी सरकार है, जनता को ज्यादा इंतजार नहीं करा सकते। और हम ये नहीं कहते कि जब जिताओगे तब करेंगे। हमने अरविंद केजरीवाल का काम भी खुद किया, एलजी के नेतृत्व में कमेटी बनाई, और अब हमने अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को रेगुलराइज कर दिया, मालिकाना हक दे दिया। अभी जो हमारे 15 दिन बाद हमारी पार्लियामेंट शुरू हो रही है, पूरा कानून बना के दे देंगे साहब। और ऐश्वर्य, जाने से पहले समाप्त हो जाएंगे। चलिए ठीक है। ऐश्वर्य के साथ जुड़े हुए थे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी, और हरियाणा में जो पार्टी की स्थिति है उस बात का जिक्र करते हुए, और साथ ही उसी बहाने उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साध दिया। जाहिर सी बात है, दिल्ली में बीजेपी की जिम्मेदारी उनके कंधों पर, इसलिए आम आदमी पार्टी पर टारगेट तो करना उनके हिसाब से बनता था। चलिए यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं अपनी इस बड़ी कवरेज के साथ। एसोसिएट